हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपका स्वागत करता हूं द हिंदू एडिटोरियल की क्लास में। तो फ्रेंड्स, ये क्लास रोज़ सुबह 6 बजे लाइव होती है। आज है 5 सितंबर 2019 और ये क्लास यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अदर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है और सभी पोस्ट्स के लिए जो कि सीएससी के अंतर्गत एग्ज़ाम होता है यूपीएससी का, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस चुने जाते हैं उसके अंतर्गत। तो दोस्तों, अब जैसे कि कम से कम 70 to 75% एरिया जो क्वेश्चंस आ रहे हैं करंट मेंस में चाहे प्री में, वो सारे करंट बेस ज़्यादा आ रहे हैं। और ये सिर्फ इन बड़े एग्ज़ामों इन्हें नहीं, सभी एग्ज़ाम्स में, चाहे दुनिया का कोई एग्ज़ाम है उनमें भी आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो करंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन गई है। तो दोस्तों, आज जो आर्टिकल्स हम करेंगे वो कौन से हैं? एक ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। अब दोस्तों, पुटिंग द स्किड अंडर द बॉर्डर रोड, जो भारत और पाकिस्तान का ट्रेड बंद हुआ है उसके अंतर्गत दोनों देशों को क्या इम्प्लीकेशंस है, क्या प्रॉब्लम्स आई, ये बात करेंगे। इसमें वो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और पॉपुलिस्ट की बात करते हैं, हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, उन्होंने 3 एग्जाम्पल दी हैं, उसके ऊपर हम पूरे गहराई से जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद एक ये आर्टिकल है हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर, जो अर्थव्यवस्था में मंदी आई है और जो कुछ सरकार ने मेजर्स किया है उसी को कंपाइल करके पॉइंट्स कुछ थोड़े बहुत चेंज है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि हमें ये करना ज़रूरी है, तो इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे सबसे पहले आर्टिकल पर। उससे पहले हमें एक चीज़ जानना ज़रूरी है, जैसा कि हम मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों, लक्ष्य पर आधे रास्ते तक जाकर कभी वापस ना लौटें, क्योंकि वापस लौटने पर कभी आधा रास्ता पार करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर आपका लक्ष्य इतना लंबा है, वैसे इतना लंबा होता नहीं है, बहुत लंबा और बहुत मुश्किलों भरा होता है, तो अगर आप अपना आधा रास्ता क्रॉस कर चुके हैं तो वापस ना लौटें, क्योंकि उसमें भी आपको आधा रास्ता ही क्रॉस करना पड़ेगा, तो आप आगे चले जाइए ना। तो इसी तरह से कुछ कह रहे हैं कि मेहनत से डरो मत, मेहनत से भागो मत, मेहनत को अपने अंतर्गत रखो, मेहनत करो। अब सबसे पहले आता है कि डेमोक्रेटिक लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें ये 2 तरह की बातें करेंगे। एक तो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की बात करेंगे, एक पॉपुलिस्ट, जनवादी। ठीक है दोस्तों, अब पॉलिटिकल साइंस की, अब डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, ये भी एक पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी है। ठीक है दोस्तों, पॉपुलिस्ट भी एक पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी है। और आजकल पॉपुलिस्ट कल्चर देखने को बहुत मिल रहा है पूरी दुनिया में, इसलिए ये थोड़ा आमने सामने रख कर राइटर ने आपस में इसका बताया है। उसकी शुरुआत वो कहते हैं कुछ इस तरह से होती है कि जो मिनिमल थ्योरिस्ट होते हैं, देखिए कि मिनिमल थ्योरिस्ट होते हैं, एक मैक्सिमलिस्ट थ्योरिस्ट होते हैं। इन लोगों की एक तरह की डिबेट्स चलती हैं। ठीक है दोस्तों, वो किस तरह से? मिनिमलिस्ट थ्योरिस्ट कहते हैं कि डेमोक्रेसी बहुत वैल्यूएबल है, लोकतंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? वो कहते हैं कि पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर, एक पार्टी से दूसरी पार्टी के पास जो पावर है वो बड़े पीसफुल तरीके से चली जाती है। ठीक है दोस्तों, दूसरा वो कहते हैं फ्री और फेयर इलेक्शंस के इस्तेमाल होता है और लेजिटिमेसी टू द न्यू गवर्नमेंट, नई गवर्नमेंट को वैधता मिलती है। अब देखिए, वो कहते हैं कि जैसे पहले होता था कि राजा महाराजा होते थे, किसी दूसरे ने राजा बनना है, अगर इस राजा काम सही नहीं कर रहा तो क्या होता था, लोगों को हथियार उठाने पड़ते थे। तो वो कह रहा है कि अब लोगों को गन उठाने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, तो ये बहुत सही बात है। मतलब हमें कम से कम इतना तो मिले ना, सरकार बदलनी पड़े। लेकिन जो मैक्सिमलिस्ट थ्योरिस्ट हैं वो कहते हैं नहीं भाई, हमें तो अपना हक पूरा चाहिए। किस तरह से? वो कहते हैं कि डेवलपमेंट, जो लोकतांत्रिक सरकार है वो मजबूर है कि वो हर व्यक्ति को बेसिक प्री कंडीशंस फॉर लाइफ लिव्ड विद डिग्निटी, हम अपने स्वाभिमान के साथ जी सकें, हमें वो सब चीज़ें, बेसिक नीड्स प्रोवाइड कराए, जैसे फूड, खाना, शेल्टर, ठीक है, दवाइयाँ, सब कुछ, एक अच्छी ज़िंदगी के लिए पढ़ाई। वो कहते हैं सिविल लिबर्टी से लेकर पॉलिटिकल, सोशल और राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक राइट्स, हक हमें दिए जाएं। फिर वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी ये पक्का करेगी हमें, जैसे कि डेमोक्रेसी पक्का करती है कि हर व्यक्ति को जस्टिस मिलता है और जिसके लिए ह्यूमन बीइंग बना ही है। तो ये दोनों विचार हैं। देखिए, वो कह रहा है कि हमें थोड़ा सा भी मिल रहा है, मिनिमलिस्ट कह रहे हैं कि अगर हमें थोड़ा सा भी मिल जाए हम उससे भी खुश हैं, और मैक्सिमलिस्ट मिल जाए कि नहीं, हमें तो भाई पूरा ही चाहिए। ये इनकी विचारधारा होती है कि इनमें डिबेट चलती रहती है, एक तरह की इस तरह से है। उसके बाद वो इसको ध्यान में रखते हुए कहते हैं
कि देखिए जो ये डिस्प्यूट है, जो ये झगड़े हैं लोकतंत्र को लेकर कि लोकतंत्र की शक्ल किस तरह से होनी चाहिए, हमें कम से कम मिल जाए तब भी खुश हैं कि हमें अपना पूरा हक ही चाहिए, इस पर खुश हैं। तो जो ये बहस है वो आगे बढ़ी, किस लिए बढ़ी? वो कहते हैं कोल्ड वॉर के बाद जब डेमोक्रेसी बड़ी अलग अलग जगह तक पहुंची और जो इंटरनेशनल लैंडिंग एजेंसीज है जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, जैसे कि बहुत बड़े बड़े देश तरक्की कर गए थे, तो उन्होंने कहा कि ये देश ये दूसरे देशों को क्या देते थे? लोन देते थे। अगर किसी देश ने तरक्की करनी है तो वो कहते थे कि जिस देश ने भी लोन मांगा उसको पहले डेमोक्रेसी अपने देश में लानी होगी, अगर नहीं है तो ही लोन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरह की बातें हुई। 21 सेंचुरी बढ़ी। ठीक है दोस्तों, वो कहते हैं कि धीरे धीरे क्या हुआ कि 21st सेंचुरी कि जो पहली सेकंड डिकेड आई, दूसरा दशक आया, उसमें पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं राइट विंग पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट्स का कब्जा हो गया। देखिए पॉपुलिज्म क्या, पॉपुलिस्ट क्या होता है? देखिए जैसे कि हमारा फॉर एग्जांपल किसी भी देश की एग्जांपल ले लो, मैं अमेरिका की एग्जांपल लेता हूँ। अमेरिका में क्या हुआ? एक पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट बनी। क्यों? कि देखिए जो भी कानून है उनको एक धराशायी करके साइड पे रख के डेमोक्रेटिक रूल्स को, उन्होंने देखा कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल, जो बहुत बड़ी लोगों की मेजॉरिटी है, वो क्या चाहती है, क्या पसंद करती है, उनको एक पॉलिटिकल एम के लिए इनकरेज करना और उसकी तरफ लेकर जाना, इसे पॉपुलिज्म कहते हैं, पॉपुलिस्ट कहते हैं। और जो कुछ वर्ग के लोग रहते हैं, चाहे अमीर हो जाए, कोई एलाइट ग्रुप हो जाए, उसके खिलाफ चले तो उसको पॉपुलिस्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो कह रहे हैं कि जो पॉपुलिज्म का इम्पैक्ट हुआ है, देखिए आजकल पॉपुलिस्ट सरकार बन रही है। इन्होंने, राइटर ने ये भी कहा है कि इस बार जो बीजेपी सरकार आई, ये भी पॉपुलिस्ट सरकार आई है, जो मेजॉरिटी के करती है कि मेजॉरिटी के लोगों को अपने तरह का, ठीक है। तो इसमें वो कहते हैं विदर इंस्टीट्यूशन, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो डेमोक्रेटिक संस्थाएं हैं, उसको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया है। अब जैसे कि मैंने कहा कि पॉपुलिज्म कहता है कि जो लोग होते हैं, लोगों को, कि हमें दो तरह की चीज़ों से हमें लड़ाई लड़नी है। किस तरह के? एक तो करप्ट इलाइट्स, जो ऊपर, इलाइट्स क्या होते हैं? जो अमीर वर्ग के ऊपर बैठे लोग या बड़ी बड़ी पॉलिटिकल गद्दियों पर बैठे लोग, वो कहते हैं करप्ट इलाइट्स। और दूसरा एन इनएफिशिएंट एंड यूजलेस इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर, जो हमारा इनएफिशिएंट, सही तरीके से काम ना करने वाला संस्थान का स्ट्रक्चर है, उसके खिलाफ एक पॉपुलिस्ट सोच तैयार होती है। फिर वो दूसरी तरफ कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी होती है, लोकतंत्र कहती है कि जो पावर है, जो सरकार के हाथ में पावर है, वो संस्थाओं द्वारा संचालित की जाती है, संस्थाओं के हाथ में होती है। और जितनी भी पावर का एक्सरसाइज होता है, जितनी पावर का इस्तेमाल होता है, पूरे प्रोसीजर के साथ होता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि दूसरी तरफ जो पॉपुलिस्ट होता है, वो क्या कहते हैं कि सारी पावर लोगों के हाथ में है, लोग ही सब कुछ है, देश सब कुछ है, नेशन सब कुछ है, गवर्नमेंट सब कुछ है। लेकिन ये कहते हैं कि संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस बहुत कुछ हैं। ठीक है दोस्तों, ये इनमें अंतर आता है। फिर उसके बाद जो पॉपुलिस्ट सरकारें होती हैं, वो अपना क्रिटिसिज्म टॉलरेट नहीं करती। क्रिटिसिज्म करे, कोई उनकी आलोचना करे तो उसको बर्दाश्त नहीं करती। ठीक है दोस्तों, चाहे वो किसी व्यक्ति द्वारा की जा रही हो, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूशन द्वारा की जा रही हो, जैसे किसी फॉर्म द्वारा की जाती है, पार्लियामेंट में होती है। ठीक है दोस्तों, वो कहते हैं कि राइटर कह रहा है कि पार्लियामेंट सिर्फ एक लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है, ये हमें एनेबल करता है, डेलिब्रेट करता है, एनकरेज मीडिएशन को एनकरेज करता है, फैसिलिटेट क्रिटिसिज्म, गवर्नमेंट की पॉलिसीज का क्रिटिसिज्म को करने का मौका देता है, मेक पॉसिबल द हैमरिंग ऑन। और ठीक है दोस्तों, ये सब चीज़ों का वो कहीं ना कहीं से सहूलियत देता है डेमोक्रेसी। लेकिन पॉपुलिज्म इस चीज़ों को रोकता है, पॉपुलिज्म इस चीज़ों को रोकता है। ठीक है दोस्तों, अब आपको अभी तक तो मेरे को लग रहा है कि पॉपुलिज्म और डेमोक्रेसी में कहीं ना कहीं अंतर समझ लग गया होगा कि डेमोक्रेसी है वो जहाँ पे संस्था होती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन पॉपुलिस्ट होगा जहाँ पे लोगों को आगे रखकर बात होती है, देश को, ये को, यहाँ पे संस्थाओं की बात होती है। इन्होंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ली, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स की एग्जाम्पल ली। वो कहते हैं कि जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट है, ये एक राइट विंग गवर्नमेंट है, पॉपुलिस्ट सरकार है, इन्होंने अब वहाँ की लेजिस्लेचर में, प्रोग्रेसिव लेचर में कहीं ना कहीं कब्जा कर रखा है कि वो बहुत से कानूनों को पास नहीं होने दे रहे। ट्रंप ने पीछे से अपनी गवर्नमेंट का शट डाउन कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे मैक्सिको की तरफ वॉल, एक दीवार खड़ी करने के लिए पैसा दिया जाए, पार्लियामेंट ने दिया नहीं, उन्होंने सरकार बंद कर दी। ऐसी कुछ बातें हुई। बहुत से बिल थे जो कि उनके अपर हाउस द्वारा पास कर दिए गए, लेकिन जब वो रिपब्लिकन गवर्नमेंट के सीनेट में पहुंचा तो उन्होंने पास नहीं किए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो सारी उनके कंट्रोल में थी। उसके बाद वो दूसरी बात करते हैं ब्रिटेन की। इतना लंबा है, हम बात कहाँ करेंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, कोई ज़रूरत नहीं है इतनी। फिर वो बात करते हैं ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर की। ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर बने बोरिस जॉनसन। वो भी ब्रेग्जिट करना चाहते थे। मैंने कई बार अपने क्लासेस में बताया कि ब्रेग्जिट क्या है। तो ब्रेग्जिट के अंतर्गत उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरा प्रयास किया, अपनी तरफ से पूरा किया कि वो क्या करें कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की वहाँ की जो पावर है किसी भी मैटर को डिस्कस करने की, वो कम करना।
उसको लेकर बहुत विरोध उठा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो चाहते थे कि नो डील ब्रेग्जिट हो। अब वहाँ पे प्रॉब्लम कि नो डील ब्रेग्जिट हो जाए, लोगों को टाइम ही ना मिले कि वहाँ पे बहस करने का, कुछ करने का, तो ये भी वो कहते हैं कि एक तरह का डेमोक्रेटिक पर हमला है। तीसरी तरफ वो कॉन्स्टिट्यूशनल आउटरीच की बात करते हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को घेरते हैं, जो हमारे देश का मुद्दा आता है। वो कहता है कि जम्मू कश्मीर को अपनी तरफ से डिसमेंबरमेंट कर देना, हालांकि वो फेडरल गवर्नमेंट के फेडरल स्ट्रक्चर के एक हिस्से हैं जम्मू कश्मीर। वो कहते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर में अगर आप किसी स्टेट की बाउंड्रीज को कम करना है, छोटा करना है या बड़ा करना है, तो पहले उस स्टेट के लोगों से पूछा जाता है। अगर लोग मंजूर करते हैं तो होता है। कहते हैं यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ नहीं, ये भी बात गलत है। फिर उसके बाद बात हुई जाकर, वो कहते हैं कि पार्लियामेंट हैज़ ए रिड्यूस द हैंडमेड इन ऑफ द रूलिंग पार्टी। वो कहते हैं जो पार्लियामेंट की पावर कहीं ना कहीं रिड्यूस होकर वो कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी के कंट्रोल में आ चुका है। वो कहते हैं व्हेन ए डेमोक्रेटिक एंड रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन लाइक पार्लियामेंट, लोकतांत्रिक और प्रतिनिधित्व करने वाला संस्थान जब अपनी पावर को लॉस कर देता है, अब सारी की सारी पावर जैसे कि गवर्नमेंट के हाथ में चली जाती है, तो वो कहते हैं बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है। तो यही सारा उनका आर्टिकल है, ठीक है दोस्तों। अब कहीं देखिए यहाँ पे आपको नई चीज़ सीखने को क्या मिली। देखिए आज तक आपने डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, ये वर्ड तो हज़ारों बार सुना होगा, लेकिन बहुत से लोगों ने पॉपुलिस्ट वर्ड कई बार सुना होगा। देखिए आप जब संविधान पढ़ते हैं आपको डेमोक्रेसी मिलता है। देखिए ये सब पॉलिटिकल साइंस की थ्योरीज हैं, पॉलिटिकल साइंस की थ्योरीज। अब देखिए डेमोक्रेसी कहता है कि संस्थान होना चाहिए, कोई भी पावर है संस्थान के पास होनी चाहिए, ठीक है। संस्थान में कोई एक व्यक्ति तो होता नहीं, बहुत सारे व्यक्तियों से बनकर एक संस्थान बनता है, ताकि एक व्यक्ति अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे। फिर वो दूसरी तरफ कहते हैं कि यहाँ जो भी पावर इस्तेमाल की जाती है उसका पूरा का पूरा रूल्स के हिसाब से की जाती है। फिर पॉपुलिस्ट में वो कहते हैं कि अगर कुछ एलाइट्स ऑफ ग्रुप कुछ अलग कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, जो बहुत बड़ी मेजोरिटी के लोगों को अच्छा नहीं लगता, तो वह अपना एक पॉपुलिस्ट ग्रुप बनाते हैं, जैसे देश की 99% जनता कह दे कि हम इसके खिलाफ हैं, तो एक तरह का पॉपुलिस्ट है। वो कहते हैं ये लोगों की, देश की, सरकार की बात करता है, ये संस्थान की और इस तरह की बात करता है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं पॉपुलिज्म और डेमोक्रेसी अलग है। और आपको पता चल गया कि आज एक नया वर्ड पॉपुलिस्ट। मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है वो भारत में डेमोक्रेटिकल गवर्नमेंट्स बनती हैं, लेकिन ये डेमोक्रेसी जितना शब्द वर्ड इंपॉर्टेंट है ना, उतना ही पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी के हिसाब से पॉपुलिस्ट भी इंपॉर्टेंट है, जनवादी जिसे कहा जाता है हिंदी में। और आप अगर कोई ज़्यादा इच्छा रखता है पढ़ने की तो इसके बारे में पढ़ सकता है। तब हम चलते हैं हमारे अगले आर्टिकल पर, वो है क्या, ऑन द एज। वो कह रहे हैं कि फार रीचिंग रिफॉर्म्स में बी इनएविटेबल टू कीप द इकोनॉमी फ्रॉम स्टालिंग। वो कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, अनिवार्य है, कि जो इकोनॉमी को कहीं ना कहीं से रुकने पर, बर्बाद होने से बचा सकें। वो यहाँ पे क्या बात करते हैं कि कहते हैं देश में बहुत ज़बरदस्त स्लो डाउन आ रहा है, ठीक है, और अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं मंदी के कगार पर है। फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि जो जीडीपी है, जो जीडीपी शो कर रहा है कि ईयर ऑन ईयर वो कम हो रहा है, ठीक है दोस्तों, जो कि इस बार कम हो गए 5% पर हमारी जीडीपी रह गई है। जो कि उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो हमारी प्राइवेट कंजम्पशन है, प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग है, जैसे कि हम आम लोग कुछ खरीद कर खाते हैं, वो बहुत कम हो चुकी है, ठीक है। और फिर दूसरी बात हमारे इस क्वार्टर में, फिर वो तीसरी बात कह रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट का रेट था, ठीक है दोस्तों, जो एक्सपेंशन, जो हमारी इकोनॉमी की एक्सपेंशन हो रही थी, वो अब 7.2 से कम करके 3.1 पे रह गई है। फिर वो कह रहे थे कि ग्रोथ फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जो ग्रोथ फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हो रही थी, जो हमारी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी थी, जो देश में इन्वेस्टमेंट हो रही थी, वो पिछले 12 महीनों में 13.3% थी, जो अब कम हो गए 4% रह गई है। वो पूरे आंकड़े देकर बात कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमारी जीडीपी कम हो गई, फिर उन्होंने कहा कि प्राइवेट कंजम्पशन कम हो गई, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरी बात वो कह रहे हैं कि ग्रोथ फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो कंपनियां या कुछ खड़ा की जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कम हो गए, इन्वेस्टमेंट कम हो गए, 13% से 4% रह गया, मतलब उसमें भी पैसा नहीं आ रहा। फिर वो दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो आरबीआई की रिपोर्ट आई है, उन्होंने इंडिकेटर किया है कि ग्रोथ फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अब या तो जितनी है उतनी ही चलेगी या फिर वो कम हो सकती है, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि ग्रोस वैल्यू एडिड, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, देखिए अब जो कंपनियां बनेगी वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रियां बनाएंगी ना, उसकी जो ग्रोस वैल्यू एडिड है वो भी कहीं ना कहीं वो कह रहा है कि कम हो रही है, ठीक है दोस्तों। वो डाटा रिवील किया गया। वो कहते हैं कि जो पिछले साल वो 9.6% थी, आज 5.7% की दर ही रह चुकी है। फिर वो कह रहे हैं कि जो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स थे, जो कि जैसे कि मैन्युफैक्चर करके बनाए जाते हैं, कार्स हो गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गया, बिस्कुट हो गया, ठीक है, बिस्किट हो गया,
तो वो कहते हैं इसमें भी जो मैन्युफैक्चरिंग जीएवी है वो भी कहीं ना कहीं ग्रोथ को कम दिखा रहा है, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि हमारी बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्री है जैसे माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, यूटिलिटी सर्विसेज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, उसमें भी ग्रोथ वैल्यू एडिशन में वीकनेस देखने को मिली है। फिर वो बाद में कह रहे हैं कि आरबीआई ने ये ऑब्जर्व किया है, आरबीआई ने जो मॉनेटरी पॉलिसी अपनी पास की, ठीक है, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में अपने स्टेप्स लिए इकोनॉमी को सुधारने के लिए, उसके बाद भी कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस नहीं आया। जो कंज्यूमर है उसने चीज़ें, जैसे कि हम ग्राहक हैं, हमने चीज़ें नहीं खरीदी, अगर हम चीज़ें नहीं खरीदेंगे तो मार्केट जो कंपनियां सामान बना रही हैं तो वो सामान कैसे बनाएंगी, क्योंकि उनका बिकेगा नहीं तो वो पीछे भी नौकरी कैसे देगी। तो ये सब पूरा का पूरा एक साइकिल है। तो कह रहे हैं उनका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ जो उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी में जो चेंजेस किए थे। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, मतलब लोग सोच कर खर्च कर रहे हैं कि देखिए अगर हमने, हमारी किचन है, किचन में अगर हम चाय पत्ती भी खरीदते हैं, बिस्कुट भी खरीदते हैं, आटा भी खरीदते हैं, दाल भी खरीदते हैं, सब्जी भी खरीदते हैं, चीनी भी खरीदते हैं, तो वो कह रहे हैं कि जहाँ चाय पत्ती की बात आ रही है वो कह रहा है कि हम नहीं खरीदेंगे, बिस्कुट नहीं खरीदेंगे। लोग सोच सोच कर खरीदेंगे, दो खरीदेंगे, दो नहीं खरीदेंगे, एक खरीदेंगे, एक नहीं खरीदेंगे। तो वो कह रहे हैं कि ये जो स्पेंडिंग थी वो पहले 2018 में 37% लोग सोच कर खरीद रहे थे, आज 63.8% लोग सोच कर खरीद रहे हैं। तो मतलब लोगों की खरीदारी की कैपेसिटी कम हो चुकी है। वो कहते हैं कि गवर्नमेंट भी कोई छुपी नहीं है, गवर्नमेंट को ना इसका पूरा पता है कि ये सिचुएशन आ चुकी है। इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स लिए, सब, जैसे कि पहला मेजर लिया कि उन्होंने बहुत सारी पॉलिसी इन्वेस्टमेंट की। किस तरह से उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज़ का उन्होंने अनाउंस की, जैसे कि ट्वीक्स टू इन्वेस्टमेंट। पहला उन्होंने किया कि एफडीआई में रिलैक्सेशन और कर दी, उन्होंने टैक्सेस कम कर दिए, ऑटो सेक्टर को, जैसे कार जैसे सेक्टर को बचाने के लिए उन्होंने खुद अपना हाथ डालने की कि चलो ठीक है हम खरीदेंगे कुछ। फिर कहते हैं कि बैंकों को पैसा दिया कि अगर बैंक कुछ बैंकों को मदद देंगे, बैंक आगे कर्जा देंगे तो उससे कुछ बनेगा। फिर वो कहते हैं कि जो हमारा फार्म सेक्टर है, जो हमारी कृषि का हिस्सा है, जो हमारी कृषि है, वो भी कहीं ना कहीं से बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। लो इनकम ट्रैप में फंस के रह गया है किसान, उनके पास इसका पैसा नहीं है, ठीक है दोस्तों। फिर वो कहते हैं ऊपर से जो मानसून आई उसने जगह जगह पर फ्लड लगा दिया, पानी भर दिया, कहीं पर पानी इतना ज़्यादा हो गया कि कंट्रोल नहीं हुआ, कहीं पर सूखा पड़ रहा है। फिर दूसरी तरफ से वो कह रहे हैं अब आरबीआई फॉर इंट्रक्शन, जैसे आरबीआई ने अपना इंटरेस्ट रेट कम किया, मतलब लोन लेना सस्ता हो गया। वो कहते हैं उससे भी हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है दोस्तों, वो भी कहीं ना कहीं से सिस्टम फेल हो गया। फिर वो कह रहे हैं कि इतने सारे रिफॉर्म्स करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो कुछ तो सही करना ही पड़ेगा। फिर वो कहते हैं कि गवर्नमेंट को बिल्कुल भी कोई ऐसा टाइम या मौका नहीं छोड़ना चाहिए कंसल्ट करने के लिए। अब जो भी मौका मिले और जो अच्छे रिफॉर्म्स करने की जरूरत पड़े गवर्नमेंट को करने चाहिए इकोनॉमी को बचाने के लिए। अब मैंने आपको सारे पॉइंट्स के साथ सब कुछ बता दिया, तो ठीक है दोस्तों। अब आपको बहुत सी नई चीज़ें सुनने को मिली होंगी, जैसे कि लो इनकम ट्रैप, फार्म सेक्टर, ठीक है दोस्तों। आपको सुनने को मिला होगा कि एक नया वर्ड ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। आप एक अलग फाइल लगाइए, अलग कॉपी लगाइए पतली सी, उसमें ऐसे वर्ड्स लिखिए जो मैं बाद में बोलता हूँ, वो आपके बहुत काम आएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, सोच कर खरीदारी करनी, ठीक है दोस्तों। ग्रोस वैल्यू एडेड। तो हम चलते हैं आगे अब इसके साथ। अब दोस्तों बात आती है इंडिया और पाकिस्तान ने जो अपने ट्रेड को बंद कर दिया है उसके ऊपर, ठीक है दोस्तों। वो कह रहे हैं कि पुलवामा अटैक हुआ, ठीक है दोस्तों। पुलवामा अटैक के बाद इंडिया ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा जो पाकिस्तान को दे रखा था, पाकिस्तान ने वैसे इंडिया को अभी तक नहीं दिया था, वो हटाकर 200% तक की कस्टम ड्यूटी लगा दी जो भी सामान पाकिस्तान से इंडिया में आएगा, ठीक है दोस्तों। और उसका रिटेलिएशन भी हुआ, उसकी जवाबदेही भी हुई। वो कहते हैं उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, ठीक है दोस्तों। वो कहते हैं इंडिया ने जितने भी अपना ट्रेड था जम्मू कश्मीर के द्वारा वो भी बंद कर दिया। वो उन्होंने ये कहा कि इस लाइन का मिसयूज़ हो रहा है पाकिस्तान द्वारा गलत एलिमेंट्स को इंडिया में भेजने के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन बिल पास किया और जम्मू कश्मीर को 2 अलग अलग भागों में बांट दिया, ऐसे कुछ चीज़ें हुई। फिर वो कहते हैं कि जो टेंशन बढ़ी दोनों देशों के बीच में, इन दोनों देशों के टेंशन बढ़ने के कारण एक दूसरे के खिलाफ बड़े सारे कानून मेजर्स इन्होंने लॉन्च करने शुरू कर दिए, डिसीजन लेने शुरू कर दिए। वो कहता है इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इसका प्रभाव पड़ा कि दोनों देशों के जो ट्रेड रिलेशन है एक तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए, ठीक है। वो कहते हैं 2018-19 में बायलैटरल ट्रेड जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में था, ठीक है, वो 2.5 अरब डॉलर का था अमेरिकी, ठीक है दोस्तों। वो कहते हैं इंडिया और पाकिस्तान, अब जो उसमें इंडिया का हिस्सा था वो 2 अरब डॉलर का इंडिया सामान बेचता था उनको, और वहाँ से ख़रीदता था 495 मिलियन डॉलर का, ठीक है। वो कहते हैं इससे क्या हुआ, मोस्ट फेवर्ड दर्जा लगाने से और 200% ड्यूटी देखने से, कि वहाँ से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो गिर के कितना रह गया, वो गिर के रह गया 2.5 मिलियन डॉलर पर मंथ
फॉर द लास्ट 4 months। मतलब जो बिलियंस में था वो मिलियन में रह गया। फिर वो कहते हैं कि जो वेस्टर्न बॉर्डर का ट्रेड क्वांटम है, जो क्वांटम ऑफ लॉस हो रहा है इनकर्ड बाय बोथ, जो वहाँ हमारे देश के भी व्यापारी हैं, वहाँ भी व्यापारी हैं, तो दोनों व्यापारियों को जो लॉस वो कह रहे हैं बहुत ज़बरदस्त हुआ, क्योंकि जो ट्रेड हो रहा था वो वाघा और अटारी बॉर्डर लैंड रूट से हो रहा था। जो बायलैटरल ट्रेड वाज हैवली इन फेवर ऑफ पाकिस्तान, किस तरह से फेवर में था, जो चीज़ें उसको इंडिया से मिल रही थी अब दूसरे देशों के महंगे दरों पे खरीदनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अब ये भी बहुत बड़ा नुकसान है। फिर उसके बाद राइटर कह रहा है कि एक तो नेशनल इकोनॉमी होती है, राष्ट्र देश की इकोनॉमी जो देश की पॉलिसी पर टिकी होती है, लेकिन जो बॉर्डर की इकोनॉमी होती है ना, देश के साथ जो बॉर्डर लगता है, सीमाएँ लगती हैं, वहाँ की इस जगह की और इस जगह की इकोनॉमी वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है। वो मतलब क्रॉस बॉर्डर एक देश से दूसरे देश में सामान जाने पर बहुत बड़े स्तर पर टिकी होती है। अगर थोड़ा सा भी पॉलिटिकल प्रेशर ऊपर नीचे हुआ और सब कुछ ख़त्म। कैसे पॉलिटिकल चेंज हुआ, अगर किसी एक देश में पॉलिटिकल चेंजेस हो गए, ट्रेड बैन हो गया जैसे कि अब हुआ है, प्राइस बढ़ गए या फिर एक्सचेंज रेट बढ़ गए, टैक्स किसी ने बढ़ा करार दिया, तो इसका इफेक्ट वो कहते हैं क्रॉस बॉर्डर व्यापार में जो होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि इसका एग्जांपल में हम बांग्लादेश इंडिया हार्ट भी रख सकते हैं। हार्ट्स में क्या है, इंडिया और बांग्लादेश की फोर्सेज एक साथ मिलकर बैठती हैं, टैक्स का कलेक्शन सही तरीके से होता है, तो ये एक चीज़ सकते सही होगी। फिर वो दूसरी कह रहे हैं कि जो व्यापार होता था वो अमृतसर के वाघा बॉर्डर से होता था, और अमृतसर एक लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, अब देखिए, अब जो मेट्रोपोलिस होते हैं, ठीक है, जो तो वो कहते हैं कि ये तो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है, ट्रेडिशनली है। ठीक है दोस्तों, बहुत पुराना चल रहा है। वो कहते हैं एनी डिसीजन ऑन इंडिया पाकिस्तान ट्रेड हैज़ डायरेक्टली इम्पैक्ट द लोकल इकोनॉमी। अब वहाँ की जो लोकल इकोनॉमी है ना, उसको डायरेक्ट नुकसान पहुँचता है कोई भी डिसीजन अगर इंडिया और पाकिस्तान ट्रेड पर लेते हैं। वो कहते हैं किस तरह से, वो कहते हैं 5000 फैमिलीज तो डायरेक्टली प्रभावित हुई हैं। किस तरह से, वो कहते हैं कि बायलैटरल ट्रेड खत्म हो गया, व्यापारी ट्रेडर वो भी उनका भी काम खत्म, वहाँ पे जो स्टाफ मेंबर रखे थे उनके नौकरियाँ गई, जो कस्टम हाउस एजेंट्स थे वो गए, जो फ्रीगेट फॉरवर्ड थे जैसे वो ट्रक वगैरह लेके आते जाते थे उनका भी नौकरी गई, लेबर की भी गई, ट्रक ऑपरेटर भी गए, ढाबे खोल रखे थे रास्ते में, खा लो पी लो, फ्यूल स्टेशन खोल रखे थे वो भी गए, जो छोटी मोटी शॉप्स खोल रखी थी उनका भी बंद हो गया। तो वो कह रहे हैं कि अपना सब कुछ बंद करके वो अब जा रहे हैं। वो कहते हैं इसमें मतलब वहाँ की जो लोकल इकोनॉमी है तो हज़ारों करोड़ का इसका नुकसान हुआ है। फिर इसी तरफ वो कह रहे हैं कि जैसे कि अब जो सामान पहले उधर से आता था अब वो थोड़ा हेर फेर, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सामान ज़्यादा मंगवाने लग गए होंगे। तो वो कह रहे हैं कि जो ट्रकों के रेट है सामान मंगाने के लिए ट्रांसपोर्ट के, वो रेट बढ़ गए, वो इसमें भी कहते प्राइस बढ़ रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है कि पहले क्या होता था कि इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा था तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो इधर उधर ट्रांसपोर्ट होता था यूपी का और पंजाब का, तो वो कहते हैं ना कहीं दूर ना होने की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान और लाहौर नज़दीक थे, इधर यूपी और पंजाब दूर है, तो वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं मैंने बैलेंस हो जाता था। लेकिन अब अगर थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ रहा है ना, अब प्राइस ऊपर नीचे होता जा रहा है, ये चीज़ चल रही है इस वजह से होने से कारण। फिर वो दूसरी बात कह रहे हैं, वो ये लोकल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं राइटर। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। फिर वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान भी नहीं बचा है, अगर हम कहते हैं ना कि इस मार से पाकिस्तान बचा है, वो कहते हैं पाकिस्तान की जो बायलैटरल ट्रेड बंद करने से जो हमारे देश से कॉटन जाता था, रुई जाती थी, अब वो कह रहा है कि वहाँ की जो पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो बहुत ज़बरदस्त हिट हुई हैं, बहुत ज़बरदस्त प्रभावित हुई हैं। वो कहते हैं जो हमें यहाँ से सस्ते पैसे में खरीदते थे वहाँ अब यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, सेंट्रल जैसे देशों से मंगवाएंगे। एक तो ट्रांसपोर्ट का ज़बरदस्त खर्चा, ऊपर पैसे भी हो सकता है ज़्यादा हो। फिर वो दूसरी तरफ कह रहे हैं कि विद ओवरऑल इकोनॉमिक्स ऑफ टू कंट्री में वेरी विल। देखिए वो कह रहे हैं कि जब ओवरऑल इकोनॉमी है ना, वो कहीं ना कहीं अगर बिजनेस का ज़बरदस्त लॉस तो हुआ है। वो कहते हैं इसके और भी कई तरह के असर पड़ेंगे। एक तो प्राइस बढ़ेगा, बिजनेस में लॉस होगा, ठीक है। अब जिसको दूसरा रोजगार ना मिला वो भी प्रभावित होगा। अब अगर किसी ने बैंक से कर्जा लिया है तो वो बैंकों का डिफॉल्टर हो जाएगा कि नहीं बेहतर मैं पैसे नहीं दे सकता, मैं क्या करूं। ठीक है दोस्तों, एक सेकंड बंद हो गया थोड़ा। क्या कर रहे हो यार, एक सेकंड दोस्तों। अब इसके बाद वो कह रहे हैं कि हमने नेशनलिज्म की, देश को बचाने की स्पिरिट का तो ध्यान रखा, लेकिन साथ में जो ट्रेड फ्रेटर्निटी थी, अब जो हमारा व्यापार था वो भी तो बहुत बड़ा से प्रभावित हुआ है। अब जिन लोगों के हाथ में जो लोकल लोग बॉर्डर पे डिपेंडेंट थे, बॉर्डर के कारण रोजगार पे डिपेंडेंट थे, उनके लिए भी तो कहता किसी तरह का सोल्यूशन लाने की ज़रूरत है, क्योंकि अब उनको भी तो किसी तरह का रोजगार मिले। अब वो भी तो इंसान है, उनको भी तो भूख लगती है, बस कोई इसी तरह की बात वो कह रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का इवेंट पूरा होता है।
तो इसी के साथ मैं आपका एग्जामपुर में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। और दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरे को लगता है कि आप सब्सक्राइब शेयर नहीं कर रहे हो, इसीलिए वो एक लाइन पे आगे टिका हुआ है हमारा वीडियो। इसको शेयर करो यार, आपके लिए मेहनत करते हैं, आपको इतना तो करना चाहिए ना। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जामपुर में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय।